जी अशोक भैया। तो आज हम मध्य प्रदेश में 2 दिन योगाहार यात्रा सफल यात्रा पर आज हम योगाहार मंच पर चर्चा करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर का जन्मदिन था 25 सितंबर को। उस दौरान वो 2 दिन यात्रा में थे मध्य प्रदेश के इटारसी नर्मदापुरम के। तो उस कार्यक्रम के अद्भुत छवि आज वो हमारे साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर आज आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं योगाहार मंच पर 24, 25, 26 तारीख के जो योगाहार यात्रा है उस पर संवाद करने के लिए। जी जी धन्यवाद, नमस्कार, ओम। और बहुत सुंदर आज के हमारे योग शिक्षक केवलानंद जी जो पिछले 2 दिन से लगातार इस अपने धारा प्रवाह जो उनकी वाणी है और योग की जो विधा है उससे हमें 2 दिन तक लगातार उन्होंने दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया का तरीका बताने का। तो उनको अभिनंदन करते हुए और आशा करते हुए कि इस प्रकार से वह नियमित हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। उनको यहाँ इस मंच पर बुलाने वाले मेरे ख्याल से हमारे मुकेश सिंह रघुवंशी जी का भी अभिनंदन है कि उन्होंने उनको यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया है, उनका नाम दिया है, रेफर किया है। तो ऐसे ही ये सीखने सिखाने की हमारी यात्रा 880वें दिन को खत्म करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम। ओम जी, ओम ओम। केवलानंद जी धन्यवाद। हम आगे की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चा होते जा रही है और काफी कुछ उसको अनुभव करने का मौका मिला मुझे व्यक्तिगत रूप से। मेरी मेरी यात्रा में एक बड़ा एक अद्भुत अनुभव जो अस्तमक ही हो गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने घर में कह रहा था कि मैं 24 तारीख को आऊंगा, 25 तारीख की सवेरे पहुंचूंगा। और अचानक से ही ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि मुझे घर नहीं जाते हुए अपने दूसरे ही घर के समान नर्मदापुरम आने का एक आंतरिक प्रेरणा मिली। और इसकी वजह से सारे अन्य जो कार्यक्रम थे वो पीछे छोड़ दिए और यहाँ पर आ गए। और एक बड़ी सुंदर सी यात्रा 2 दिन की हमारी एक साथ रह करके एक अनुभव करने की बात है। एक जीवन में एक जब ऐसे कुछ अनुभव आ जाते हैं आकस्मिक रूप से, तो उनको फिर हम जब पुनः इसको चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करता हूँ, तो एक अद्भुत सी अनुभूति होती है। अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये सब कैसे हो गया, ये क्या हुआ और ये कैसी प्रेरणा से हुआ। निश्चित रूप से इसमें भगवान की ही प्रेरणा है, भगवान का ही आशीर्वाद है। और कुछ हमारे आपस के अपने संस्कारों का भी शायद इसका कुछ हिसाब किताब होगा कि ऐसे यात्रा करने का अनुभव मिला, लोगों के साथ मिलने का मौका मिला और उनके साथ रहते हुए कुछ और भी जो अनुभव रहे हैं और उसकी सब चीज़ों को करते हुए हम हमारी यात्रा बड़ी सुंदर रही है। और इस यात्रा में अब हमने काफ़ी कुछ वीडियो, फ़ोटो के माध्यम से भी देख लिया हमारे साथियों ने जो हमारे साथ इस यात्रा में नहीं थे। और लेकिन हम इस नर्मदापुरम की जब यात्रा में प्रवास किया और बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजों में हमारा भ्रमण रहा और बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने पर मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो बिताए हुए हमारे पल थे जो स्वर्णिम रूप से हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। हम उसके आधार पर हम
क्या हम बेहतर कर सकते थे और अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इस विषय को लेते हुए आज हम अगर हमारे सभी साथी और विशेषकर मिर्ज़ापुरम के हमारे साथी चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं, तो हमें इस जो कार्य हमारा हुआ उसकी सार्थकता को भी समझते हुए और आने वाले समय पर हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी थोड़ा सब मिलकर के अपने विचारों से इस मंच के माध्यम से हम आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस यात्रा के दौरान जैसा मैंने बताया मेरे अपने ज़िंदगी के अपने अनुभव और बड़े विचित्र तरह से रहे आने की उसमें और यहाँ पर पहुँचने के बाद भी जो आदर, सत्कार, स्नेह, सम्मान मिला वह अद्भुत था और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं घर नहीं जाते हुए कहीं दूसरी जगह आया हूँ। तो ऐसा पूरा सम्मान यहाँ पर मिला। 2 जगह पर 2 मंदिरों में जाकर के हमने पूजा अर्चना की। तो ये अपने आप में ही एक उत्सव के रूप में था क्योंकि अगर मैं घर में भी होता तो ज़रूर अपने आस-पास जो मंदिर है वहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं। तो एक जगह तो जाते ही हैं और यहाँ तो 2-2 जगह पर जाकर के वहाँ पर पूजा अर्चना सामूहिक रूप से करने का अवसर मिला। ये भी एक अपने आप में घर जाने के तरह ही था और इस यात्रा के दौरान हमने ना बाज़ार से कुछ खाया, जो भी भोजन हमें मिला वो प्रसाद रूप में हमारे साथियों ने अलग-अलग समय पर, अलग-अलग स्थानों पर घर का ही भोजन खाने को मिला। तो यह भी एक ऐसा अनुभव था जिसमें कि हम वो यादगार पल भोजन करने के, प्रसाद रूपी भोजन करने के ये अपने आप में ही एक हमें हमारी हमारे न केवल शरीर को बल्कि हमारी आत्मा और अंतरात्मा को भी संतुष्ट कर देता है। अब आगे जो हमारे 2-4 कॉलेजेस में जो कार्यक्रम हमारे हुए, जिसमें कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र और उनके जो टीचर के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। मुझे लगता है कि बड़ी संभावनाएँ हैं कि हम जो छोटे जो यंग जनरेशन है, जो जो हमारे जो छात्र हैं उनके साथ अगर हम इस जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो हमने उनके साथ विशेष रूप से चर्चा की है वह चीज़ें हमें आगे हमारे नर्मदापुरम में भी और अन्य जगह पर भी इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं इनको निरंतर कार्य करते हुए निरंतर उनके साथ कॉलेज और टीचर्स के माध्यम से छात्रों से हम इंटरैक्ट करते हुए अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं आगे तो हम इस जगह पर इस स्थान पर बच्चों के मन पर एक आदर्श एक नज़रिया उनका देने का प्रयास करते हैं। मैंने कई जगह पर देखा कि हमारे साथ जो उपस्थित छात्र थे उनको काफ़ी ध्यान से उन्होंने हमारी बात को सुना और अभी तक के जो ये उत्साह उस छात्रों के मन में और कॉलेज के जो अध्यापक हैं उनके मन में जो उत्साह भरा हुआ है, उस उत्साह को आगे ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये उत्साह उनको आगे ले जाने के लिए और कुछ और करने के लिए आगे उनको और समझने के लिए प्रेरित करेगा, तो निश्चित रूप से वह छात्र अपने घर जाकर के उनके अपने माता-पिता के साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ अपने खेती को वो देखने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी भी उसको भी आने वाले समय पर उनके विचार, उनके मन और उनके जो बताया गया है उसका एक प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। तो इस कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कैसे बढ़ाया जा सकता है न केवल नर्मदापुरम में बल्कि अन्य स्थानों पर भी, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अ अ, बाकी अपने कृषकों के साथ या महिला कृषकों के साथ हम लोग चर्चा, ट्रेनिंग व्याख्यान तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह से
उनके साथ निरंतर चलते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और परिवार के हर एक सदस्य को किसी न किसी रूप में प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दी जाए, जिससे कि वो घर में आपस में अपने विचारों को का आदान-प्रदान कर सकें। ऐसा कुछ माहौल बनाने की तरफ अगर हम करते हैं तो इसका एक बड़ा फ़ायदा आने वाले समय पर परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार हम ट्रेनिंग कर देते हैं और घर के केवल एक सदस्य का प्रशिक्षण होता है, केवल उसको जानकारी होती है। लेकिन बाकी घर के जो सदस्य हैं, उनको जानकारी के अभाव में उनके मन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है और कई बार जो व्यक्ति जिनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, वो अपने घर में इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और जब चर्चा नहीं होती है, तो परिवर्तन तो संभव बिल्कुल भी नहीं। तो मैं स्थायी परिवर्तन की बात के बारे में सोच रहा हूँ और यह भी सोच रहे हैं कि ये कार्य को कैसे एक समग्र रूप में एक जितने भी तरीकों से हम अपनी बात को कह सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था को बनाने की मैं बातचीत के बारे में कुछ सोच रहा हूँ और इसके बारे में अभी हम चिंतन भी करेंगे। साथ ही अब पुनः इसको जब मैं वापस नर्मदापुरम के अपने प्रवास को देखता हूँ तो एक चीज़ की मुझे बाद में एक कमी लगी और वो कमी थी कि बहुत ज़्यादा समय हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पर देखने में या भ्रमण करने पर या अपनी बात कहने पर हमारा बहुत सारा समय लग गया। मुझे लगता है कि हमें जो हमारे नर्मदापुरम के हमारी जो टीम हम साथ घूम रहे थे, उस समय हमें कहीं पर एक जगह पर बैठ कर के आपस में विचार-विमर्श भी हम कर सकते थे, हम चिंतन कर सकते थे कि हम यहाँ पर हम क्या-क्या हम अपने जो विचारों का आदान-प्रदान हम ऑनलाइन माध्यम से ही इस योगाहार कार्यक्रम में कर रहे हैं, उसका शायद हम चिंतन साथ बैठ कर के 1 घंटा या 2 घंटे का समय निकाल कर के अगर हम कर पाते, तो शायद हमारी यात्रा में कुछ और चीज़ें करने का अवसर मिलता। ये एक शिकायत नहीं है लेकिन यह एक था कि शायद अगर ऐसा भी हो जाता तो और अच्छा होता। क्योंकि इस पूरी यात्रा में मुझे नहीं लगता है कि हमें 1 भी मिनट का कोई ऐसा मौका मिला हो, जहाँ हम शांति से बैठे हों और बिल्कुल हमारे पास समय ही समय हो। इस यात्रा में बिल्कुल इतना टाइट प्रोग्राम था कि पहले दिन का कार्यक्रम 8:30 बजे से तो हम निकल गए थे और रात के 12 बजे ही अपने स्थान पर वापस आए। तो बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं थी कि हम आपस में एक सामूहिक रूप से अपनी बात करें और अपने विचारों का आदान-प्रदान करें। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय पर जब भी ऐसी व्यवस्था होगी, जब भी ऐसी अ, अवसर मिलेंगे, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी थोड़ा-सा समय निकालने का हम लोग प्रयास ज़रूर हमें करना चाहिए। इस प्रवास के दौरान जो मुझे करीब 6 जगह पर पौधे लगाने का अवसर मिला। वैसे तो केवल एक ही जगह पर मैंने सोचा था कि केवल रामकृष्ण रघुवंशी जी के वहाँ ही हम पौधा लगाएँगे। लेकिन यहाँ के साथियों का प्रेम और स्नेह से करीब 6 जगह पर पौधे लगाए। उसमें से 2 पौधे हमारे मंदिरों के प्रांगण में भी वहाँ पर भी लगाए गए। तो यह भी एक बहुत ही मतलब एक हमारे जीवन के एक अनुभव का एक बहुत ही एक प्रसंग रहा कि ऐसा भी अवसर हमें यहाँ पर दिया गया। मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए मैं अपनी बात को इसको मंच को मैं खोलना चाहता हूँ। ये चर्चा को हम जारी रखें और चर्चा के माध्यम से जो 2 चीज़ें हैं जो मैं आज की चर्चा में चाहता हूँ कि सभी लोग उसमें अपने विचार दें। वह ये है कि पहला जो अब नर्मदापुरम में हमने एक माहौल बना है, उस माहौल को आगे कैसे सस्टेन करेंगे, आगे कैसे बनाए रखेंगे। और मैं अभी फ़ोटो देख रहा था कल-परसों की फ़ोटो, जिसमें रमेश चंद मेहरा जी वहाँ पर महिलाओं के साथ उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं।
उसमें साथ ही वो सांप सीढ़ी के खेल को भी वहां पर दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो यह अनुभव आपका कैसा रह रहा है जब आप खेल खेल में महिलाओं के साथ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं? एक तो यह जो चीजें हैं उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? दूसरा, आपके जो मृदा परीक्षण के ऊपर हमने एक अ, प्रशिक्षण कार्यक्रम वहां पर किया था, हमारे साथी तरुण जी ने अपने अनुभव के आधार पर वो ट्रेनिंग उपलब्ध कराई थी। तो इसके बारे में आपके आने वाले समय पर क्या प्लान है? कैसे आप सोच रहे हैं कि हम बाकी लोगों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, या उनकी मिट्टी की जांच में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? या हम स्कूल के प्रोग्राम्स, जब हम आप स्कूल में भी पुनः यहाँ पर हमने दिखाया था, वैसे स्कूल में भी इनको एक छात्रों को दिखा रखा था, तो उसका एक अगर वहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशन आने वाले दिनों पर जब भी अवसर मिलता है, तो वहाँ पर भी अगर छात्रों को कुछ एक अनुभव मिल जाता है, तो शायद एक उनको एक नए तरीके से, एक नई तरह चीजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में भी मैं इच्छुक हूँ जानने के लिए कि हम आने वाले समय पर हमें आप क्या-क्या वहाँ पर करने का सोच रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारे मुझे लगता है कि ये जो स्कूल के हमारे कार्यक्रम हैं, स्कूल में छात्रों के साथ जो संवाद करने की बात है, उसको हम ज़रूर अन्य जगह पर भी हमें लागू करना चाहिए। मुझे मालूम है कि प्रणाली जी यहाँ पर अपने-अपने स्कूल में बच्चों के साथ समय-समय पर संवाद करते रहती हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे कुछ अपने विचार अगर सब लोग देते हैं, तो बहुत सुंदर रहेगा। बहुत हमें आगे कुछ नई तरीके से सोचने-समझने का एक अवसर मिलेगा। और इसके अलावा भी कुछ और अनुभव हमारे हैं, जो कि मेरे से छूट गए हैं, तो उसको भी यहाँ पर सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब अपनी वाणी को फिलहाल विराम देते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अगर जी, रंजना जी और मुन्नीलाल जी, आप अपनी बात कह के, और शायद रमेश चंद मेहरा जी ने भी अपना हैंड रेज़ किया है। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं और फिर एक-एक करके सभी लोग अपनी बात कहेंगे। बहुत सुंदर। जी, जी जी रमेश चंद ओम। मेहरा जी। जी ओम। जी जी सदन को नमन। जी हमारी यात्रा बहुत सुखद रही है, अच्छी रही है। और आपने जो कहा, निश्चित रूप से हमें जो आपस में बैठ कर के समीक्षा करनी थी वो नहीं हो पाई, तो उस पर भविष्य में सोचेंगे। परंतु उस जैसे कि हमने महिलाओं में जब प्रशिक्षण की बात, आपने वो फोटो मैंने शेयर की है, तो एक युक्ति समाज सेवा समिति है, वो 5-5 दिन का 4 लेयर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं 5 दिन तक उन बहनों के साथ प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो पहले ही दिन मैंने अपने प्रशिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, भूमिका बनाने के लिए सांप सीढ़ी का उपयोग किया। और सांप सीढ़ी के उपयोग से उनमें एक जिज्ञासा जगी। और पहली बात जो अभी आपने कही कि पूरे परिवार को इसमें शामिल होना चाहिए, तो हमने उनसे वहां पर कोई गोटी नहीं पटकवाई, परंतु उनसे कहा कि 3 ग्रुप बनाए और कहा भाई आप अपने मन से जो अंक बोलना चाहें वो अंक बोल दें। तो महिलाएं बहुत चतुर है, उन्होंने देख देख के बोलने लगी। तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो गलत नकल हो रही है। आप लोग फिर उसको छिपाया और एक एक अंक को बोला। तो फिर जो पहले ही जो आया कि भाई सब पहले ही है, परिवार के साथ चर्चा की जाए। तो यदि आपको जैविक काम करना है या किसी भी चीज को करना है, तो परिवार के साथ पहले चर्चा हो, जिसमें सबकी सहभागिता हो। तो ये हमारा दूसरे नंबर पर ये है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग अंक बोलते हुए हम उनको समझाते गए। वो उनको बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया, और वो रुचि से उस प्रशिक्षण में सहभागी बनी। सब फिर आपस में प्रश्न भी, उस जो नंबर आता था उस पर जो चीजें आती थी उसके संबंध में बताया जाता था। तो इस तरह से वो प्रशिक्षण भी रुचिकर हुआ और वो सांप सीढ़ी एक आकर्षण का केंद्र बन गई। तो इस तरह से उनके बीच में 5 दिन हमको रहना है।
उसमें मिट्टी परीक्षण के संबंध में भी बात करना है, उनके जो है वो उनका जो ध्येय है उस सब में जैविक ही प्राकृतिक और जैविक ही है उसमें। तो वर्मी कंपोस्ट है, इन सब पर भी चर्चा होगी। तो प्रतिदिन जो है कुछ आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए हम निश्चित रूप से सांप सीढ़ी का खेल बताएंगे। और फिर उनसे जैसे आज जब मैं जाऊंगा तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपके परिवार में क्या चर्चा हुई, किसका क्या जवाब है, ये आपके परिवार में किसने क्या बताया, कौन के प्रश्न थे। इस तरह से हम चीजों को निकाल पाएंगे। दूसरा, आपने जो कहा कि मिट्टी परीक्षण के संबंध में हमने जो वहां पर प्रशिक्षण लिया, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिट्टी परीक्षण में जो हमारी मशीन थी उसने बहुत समय लिया और मेरे मोबाइल से तो उसका रिजल्ट आ गया है। पर अब जब दूसरी बार हम कहीं करेंगे तो अभी हमने ये सोचा है कि थोड़ा जमीन गीली है, थोड़ी सी कड़क हो जमीन हो जाए तो कहीं मिट्टी लेंगे। उसमें एक जगह हमें निश्चित रूप से एक ही जगह करना पड़ेगा, क्योंकि एक कैप्सूल से 5 सैंपल के लिए तैयार होता है। एक यदि हम केवल एक सैंपल के लिए करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम जो है अपने मिट्टी परीक्षण के काम को भी हमने ये तय किया है। अभी तो आदरणीय हमारे एमएल गौर साहब के पास वो मशीन वो किट रखी हुई है। उस किट को एक जगह या तो हम एमएल सर के जो उनका वहाँ पर दहेड़ी में है वहाँ रखेंगे, या फिर आदरणीय शरद भैया के यहाँ रख करके, और 5-5 सैंपल जब इकट्ठे हो जाएंगे तब हम मिट्टी परीक्षण करेंगे। और मैंने आदरणीय शर्मा जी से कहा है कि शरद भैया के मोबाइल को भी उससे कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग मिल बैठ करके तो 5 सैंपल लेके आएंगे। सबसे पहले हम ही अपने जो 10 लोग हैं इनके मिट्टी के सैंपल को करेंगे, क्योंकि हम एक दिन न एक दिन तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बैठेंगे ही, मिलेंगे। तो इस तरह से उसको हम पुनः अपने आप करके देखेंगे और देखने के बाद फिर उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसे 4 गांव में प्रशिक्षण देना है। 2 गांव में मैं प्रशिक्षण, अभी दूसरे गांव में मेरा प्रशिक्षण चल रहा। तो इस तरह से लगभग 30-35 बहनें आती है। उन तो एक से लगभग 150 बहनों के पास ये सूचना तो पहुंच ही जाएगी, जानकारी भी पहुंच जाएगी। और इस तरह से खेल खेल में उन्हें समझाने का हमको बहुत अच्छा लगा जी। ओम। बहुत सुंदर मेरा जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन कुमार सर ने भी बहुत सुंदर अनुभव बताए, और आपने आज सब्सिडी खेल से आप महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। और आगे आदरणीय यमिल कौर साहब को सादर आमंत्रित करते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया जी। जी ओम। सदन में जुड़े हुए सभी सम्माननीय साथियों को मेरा प्रणाम, विशेषकर पवन सर, मुनीलाल सर और सभी वरिष्ठों को। जो यात्रा के संस्मरण के बारे में आदरणीय पवन सर ने बताया, वो तो हम लोग का एक मतलब जिम्मेदारी कह लो या फर्ज कह लो कि हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो हमने करने का प्रयास किया था, तो हमने किया। परंतु साथ में एक और भावना जुड़ी थी हम लोगों की कि एक महान जो व्यक्ति जो कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो कि दिशा और दशा दे रहे हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के ऊपर, वो अगर हमारे बीच में आए हैं तो हम अधिक से अधिक उनका उपयोग करें, वो करने का प्रयास किया था। इसलिए मुनीलाल सर और हम लोगों ने, शरद भैया ने बैठ के जो प्रोग्राम बनाया था, मेहरा जी ने बैठ के हम लोगों ने जो प्लान किया था, उसमें कमियां जरूर रही होंगी। जैसे सर ने बताया कि ग्रुप संवाद नहीं हो पाया, तो वो मेरी इच्छा भी थी, मैंने सर से शेयर की थी कि हम लोग किसानों का ग्रुप बना के पहले से थोड़ा सा अगर प्लानिंग और हो जाती तो हम लोग किसानों का एक ग्रुप बना के चाहे ऑनलाइन या जाके थोड़ा सा कर पाते तो अधिक से अधिक लोग और लाभ ले पाते। तो वो तो खैर आने वाले समय में ही हम लोग इस कार्य को कर पाएंगे। और जहाँ तक इस विषय से संबंधित है, मैंने अपनी कुछ तैयारी शुरू की है कि मैंने ग्रामों की कुछ लिस्ट इधर से बनाना शुरू कर दिया है। उसमें स्कूल
और स्कूल के साथ किसानों के साथ कुछ चुने हुए लोगों के नाम लिख के, जो कि 5-10 किसानों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसा मैंने होमवर्क शुरू कर दिया है, जिससे कि उस पर्टिकुलर जगह पे वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल के, जो कि मेरे परिचित हैं, सीनी मालवा और टोलरिया तहसील के, अभी मैं इटारसी तहसील का भी शरद भैया और सब मिल के बैठ के हम लोग और होशंगाबाद एरिया के महराज जी से मिल के वो लिस्ट तैयार कर लेंगे, और फिर हम लोग भी एक इस तरह का प्रोग्राम सब लोग बनाएंगे कि ऐसा करेंगे कि कम से कम हफ्ते में एक बार एक स्कूल हो जाए, एक ग्रुप हो जाए उस एरिया का, तो उससे एक प्रभाव ये पड़ेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होगी। और जैसा सर ने बताया कि जब तक आप किसी एक व्यक्ति को बताओगे और वो जब तक ग्रुप में या घर में परिवार में चर्चा नहीं करेगा तो शायद काम नहीं बनेगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल अपने घर से किया, मैं अपने भतीजे को जोड़ा, अपने छोटे भाई श्याम भाई को जोड़ा उसमें, तो और साथ में मैंने इस यात्रा में भी फिर उनको रखा। तो उससे ये हुआ है कि मुझे घर में ही समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और, जब जितने लोगों को हम जोड़ेंगे वो और 4 लोगों से चर्चा करेंगे तो शायद और अच्छा ये होगा। और मेरे मन की जो बात आदरणीय पवन सर ने बताई, क्योंकि मैंने आदरणीय रघुवंशी जी से भी पहले से डेट लेके रखी है कि मेरे एरिए के कुछ युवा किसान जो काम अभी कर रहे हैं ट्रेडिशनल खेती, उनको मोटिवेशन करने के लिए मैंने कहा आप समय दें। ये यात्रा के पहले ही मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया था। तो ये जरूर हमारे लिए आज जो जैविक यात्रा रही है वो हमारे एरिया के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर तो होगी, क्योंकि शुरुआत हुई है। तो प्रयास हम पूर्ण करेंगे। और जो मैंने एक लिस्ट बनाने का काम किया, उसमें मैंने अपने यहाँ के जो कुछ सामाजिक ग्रुप हैं, कुछ अपने ऐसे ग्रुप में मैंने मिट्टी परीक्षण की फ़ोटो डाली, तो उनकी ज़रूर जिज्ञासा हुई कि भैया ये कौन सा नया काम कर रहे हो। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं डाली फिर, क्योंकि जिज्ञासा जागना चाहिए। तो कुछ लोगों को मैंने बताया भी कि हमने ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार का, तो वो भी काफ़ी उत्सुक हुए हैं। तो ऐसे ही जो यात्रा में जुड़े हुए थे उन सभी का हम सहयोग लेंगे। धर्मकुंडी से राकेश भाई, कल ही मैं मुलाकात था उनसे, उनसे भी चर्चा की। तो ऐसे ही लोगों से, अशोक भाई बनाड़ा वाले, तो ऐसे ही हम आगे का प्रोग्राम करेंगे। और ये प्रोग्राम अनवरत चले स्कूलों में और गांव परिवारों में। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो जो गांव हमारे होते जाएंगे उनकी हम पूरी लिस्ट बना के आपको उस प्रोग्राम का भी बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जैसा आपका जो सुझाव है कि इस कार्य को अगर हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतनी ही लोगों के प्रति जागरूकता होगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति इस बात के लिए जागरूक है कि हम इस जहर खाने से बचें। तो चाहे वो खेती कर रहा हो, चाहे खेती नहीं कर रहा हो, तो इस विषय में हम इस गंगा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे सभी के सहयोग से। तो जी, बहुत सुंदर वक्तव्य एमएल गौड़ जी और परमेश्वर मेहरा जी का। मैं एक बार पुनः एमएल गौड़ साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने सुजोग पद्धति, एक्टिव प्रेशर वाली पद्धति से जो आपने हमें 2-3 बार सदन में बताया, और मेरी जिज्ञासा थी कि उसकी कोई किताब है वो है, तो आपने वो किताब मेरे पास कोरियर से भेज दी थी, और इत्तेफाक से वो किताब मेरे पास 25 तारीख को ही पहुंची मेरे पास हरिद्वार में। 25 तारीख को मैं नर्मदापुरम में था। मैं सेलिब्रेट भी कर रहे थे हम सब लोग, लेकिन उस दिन आपने मुझे वो गिफ्ट भी दिया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं सर, ये तो
जैसे आप अनवरत रूप से चिंतन में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं और लोगों को अपना ज्ञान देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा भी जीवन का एक छोटा सा लक्ष्य है कि हम अपने साथ रहने वालों व्यक्तियों को कैसे मतलब ये स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे सुखी जीवन जिए। तो एक्यूप्रेशर जब मैंने इसका एक 3rd लेवल तक का कोर्स किया, तो मैं आपको बोलना नहीं चाहिए अपने मुंह से, शुरू में ही मैंने कम से कम नहीं तो 20 किताबों का सेट, 20 किताब थी तो राइटर की, वो मैंने अलग अलग ग्रुप में, समाज संगठनों में हमने महीने भर का शिविर लगाया निःशुल्क रूप से सर्विस में रहते हुए, और करीब करीब ऐसे संगठनों को मैंने दे पाया था, और वो खत्म हो गई थी, पर इसको उपलब्ध करने में थोड़ा लेट हो गया। और करीब करीब इसकी जो एक सहयोग रिंग होती है, वो रिंग करीब 400 रिंग, 400 रिंग भी हम लोग अलग अलग शिविर लगा के निःशुल्क दे चुका हूँ मैं, जिससे कि लोग अपना स्वस्थ रह सकें, और कैसे हम उसको उपयोग कर सकें। तो ये एक प्रयास रहा, अपना जीवन का लक्ष्य कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए, अपनी भावना कह लीजिए कि हम अपने बीच के लोगों को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जैसा आपने भी देखा होगा कि मैं अपने लिए भी, मेरा कोई विशेष भोजन नहीं होता, फिर भी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, पर फिर भी लोग कहते हैं कि भैया तुम कैसे रिटायर हो गए हो, सेवानिवृत्त हो गए, तो 64 रनिंग होते हुए भी आप ऐसे नहीं लगते कि आपकी 64 है। मैं आपको अभी एक स्मरण बताऊं, पूना में गया था, तो ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो मैं अकेला ही था मतलब, तो वो मुझसे पूछ बैठा भैया ओला वाला कि आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई। तो मुझे भी शर्म लगी थोड़ी सी, मैंने कहा भैया आपने मुझे देखा कि नहीं पहले, अभी पहले देख तो लो पीछे मुड़ के। तो बड़ी हंसी हुई। तो ये स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम साथ साथ लोगों को ये भी मोटिवेट करेंगे, और जो आपका एक मिशन है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ मैं सभी साथियों को शेयर करूँगा, और उसको हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं तो सरस भैया, महाराज जी वगैरह के साथ में बैठ के हम अपना प्रोग्राम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद इमल कौर साहब। जी पवन कुमार सर। वार्तालाप और आपने अनुभव बताए, और आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी ने भी बहुत सुंदर अनुभव बताए, और बहुत सुंदर ये इस योगा हर कार्यक्रम की जैसे ही ये सब कुछ हो रहा है, सब में परिवर्तन आ रहा है। और हम योग, आहार, जैविक खेती की भी चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम आप अपने आप और दूसरों को भी स्वावलंबी कर रहे हैं, और महिलाओं को भी इसमें खेती में और योग में प्रशिक्षण के लिए भी प्रवृत्त कर रहे हैं। आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते जी। जी बहुत सुंदर। एक आगे की एक रूपरेखा बनाने के लिए जो कार्य है वो आगे हो गया है, और मुझे लगता है कि इसमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि एक माहौल बन गया है और सबको जानकारी हो गई है, और धीरे धीरे ये इस पूरे जनपद में एक नई बयार आने वाले समय पर बहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो जब हमने स्कूल और कॉलेज में एक अपना एक इंटरेक्शन हुआ था, उसके पश्चात एक थोड़ी सी चर्चा हमारी हुई थी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उसके कार्यों के बारे में, और मेरे पास एक छोटी सी बुकलेट उसकी थी, जिसका मैंने
पहले तो रिक्वेस्ट किया था कि इसकी एक फ़ोटो खींच लें और इनसे संपर्क कर लें, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनके रीजनल ऑफ़िस में। तो वो किताब मैंने छोटी-सी किताब जो बुकलेट है वो रमेश चंद्र मेहरा जी को दे दी है। एक की और साथ ही उस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जो रीजनल ऑफ़िस है, जो कि देहरादून में ही है, उसके साथ उनके जो अधिकारी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उनका नंबर भी उनको दे दिया है। यह भी अनुरोध है कि आने वाले समय पर मिस्टर राजा रमन्ना जी जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे संपर्क करके उनको भी इस योगाहार कार्यक्रम में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले कार्य, मतलब इनोवेशन का मतलब ये है कि ऐसे जो कार्य हैं जिससे कि हम किसी भी छोटी समस्या या बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा अभिनव प्रयास करें, ऐसा कार्य करें और जिससे कि उस समस्या का पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से कुछ निदान हो सके, हम पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएँ। तो यह इनोवेशन फाउंडेशन जो है किसानों के लिए भी काम करता है और आज से कई साल से ये इनका कार्य है और किसानों के द्वारा की गई नवाचार के कार्य, दिनेश जी ने बताया बहुत सुंदर, शब्द नहीं आ रहे थे। तो ये जो नवाचार के जो कार्य हैं इसमें इस मंच पर भी इस नवाचार के जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से मदद लेने के पश्चात कुछ किसान हमारे बीच में आए हैं और उनको भी इस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मदद की है। उसमें जो 2 नाम हमारे पास इस किताब में भी लिखे हैं। एक तो रघुवंशी जी हैं जो कुदरत वैरायटी जिन्होंने डेवलप की है और दूसरा जो नाम है वो है हरमन सेब, हरमन जी जो है हमारे सेब वाले, उनका भी इस किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसे हजारों हजारों किसानों ने जो नवाचार किए, चाहे नई वैरायटी निकाली, चाहे कोई नया यंत्र बनाया या कोई नई प्रक्रिया बनाई, और ये केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है कि केवल किसानों तक ही सीमित है। यह जो नवाचार है, इसमें कई बार छात्रों ने भी कुछ नई चीज विकसित की है और इसके लिए संस्थान ने उनका सहयोग किया है, उसको पेटेंट दिलाने में मदद की है और भी बहुत सारी चीजों पर उन्होंने मदद की है। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि एक माहौल इस जनपद में बन गया है, बन रहा है, तो हमारे छात्रों को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की टीम को भी यहाँ पर बुलाने के लिए अगर संभावना हो सकती है, तो उनको भी बुलाया जाए, उनके भी यात्राएँ यहाँ पर रखी जाएँ और उनको छात्रों के साथ और जो अभिनव प्रयास करने वाले हमारे किसान हैं, उनके साथ संगोष्ठी, अ वहीं पर अगर संभव होगा तो वहीं पर, नहीं तो ऑनलाइन। ऐसी व्यवस्था की तरफ भी आप विचार कर सकते हैं और जिससे कि जो आपकी लोगों के साथ जो जुड़ाव है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ और ज़्यादा डिटेल में को और एक नया रास्ता मिल दिखाई दे, ऐसे चीज़ों पर भी हम विचार कर सकते हैं। मेरी जब राजा रमन्ना जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं 9 तारीख के बाद आपके कार्यक्रम में आएँगे और कृषि संबंधित हमारी जो टीम है उसको भी आपके साथ मिल करके अपने अनुभव को, अपने कार्यक्रम को बताने का प्रयास करेंगे। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, आपकी जानकारी के लिए, एक सरकार के द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक उपक्रम के रूप में अब ये विकसित हो गया है और इसका जो रीजनल ऑफिस है अ अ अ, गुजरात में इनका हेड ऑफिस है और रीजनल ऑफिस इनके देहरादून और एक असम है और शायद भुवनेश्वर में, ऐसी जगह पर है, बीच में और कोई ऑफिस नहीं है इनके। और बहुत अच्छा इनका काम है, कई सालों से 25-30 सालों से इन्होंने अलग-अलग तरह का काम किया है। तो ऐसे ही उसको भी आप किताब को भी देख लें और जो और हाँ, विशेष रूप से बच्चों के उसमें भी जो नवाचार है, उसमें लड़कियों के लिए विशेष रूप से एक का अलग से एक कार्यक्रम है और वहाँ पर भी उसका लाभ मिल सकता है। साथ ही जो किसानों के द्वारा प्रस्तावित नवाचार हैं, उसकी उनकी वेबसाइट में अब वो खुल गया है, मतलब लिंक खुला हुआ है और उसके लिए अभी बहुत समय है,
क्योंकि उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2025 मार्च तक का समय वहां पर दिया गया है कि किसान के अपने नवाचार किसी भी क्षेत्र उसके बारे में वो बताएं, उसके बारे में लिखें और उसका पुष्टिकरण नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन देश के अन्य विभिन्न संस्थानों के साथ, जो संबंधित संस्थान है उनके साथ मिलकर के उसका करेंगे, पुष्टिकरण करेंगे और उसके पश्चात फिर ये जो भी आगे की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित करेंगे। तो ये भी एक चीज है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि बेहरा जी के पास भी नंबर है और आप में से सब लोग आपस में चर्चा करके इनको भी आप संपर्क में रहिएगा और इनको जब भी बुलाना होगा तो इनको बुला करके उनकी भी बात सभी लोग इस मंच पर भी सुन लेंगे और अपने जनपद में विशेष रूप से अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो फिर इनको अलग से बुला करके वो व्यवस्था अलग से की जा सकती है। तो ये चीज मैं और जोड़ना चाह रहा था, जिसके बारे में मेरी बहुत संक्षेप में बातचीत हुई थी और मैंने उस समय फिर जो हमने फोटो ली है मैंने राजा रमन्ना जी को भी भेज दिया है और बता भी दिया है कि ये किताब आपके पास पहुंच गई है, तो आप निसंकोच उनके साथ संपर्क करते हुए अपनी बात कह दीजिए। ठीक है रंजना जी, आगे फिर बढ़ते हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर। और बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय पवन कुमार सर का। और आगे हम आदरणीय शरद भैया को सादर आमंत्रित करते हैं, वो भी अपने विचार सदन में रखें। जी जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और जो पवन सर हमारे यहाँ आए थे उसकी ऊर्जा तो एक विशिष्ट ही रही है हमारे साथ। और हमें भी लगता है कि समय कुछ कम पड़ गया। हम अगली बार विनती करेंगे, रिक्वेस्ट पवन सर से कि सर कम से कम हफ्ता भर का प्रोग्राम बना के आप जरूर आएं। एक दो दिन में हम आपसे पूरी ऊर्जा नहीं ले पाते, हमें कम से कम एक हफ्ता आपका अवश्य चाहिए, क्योंकि हर आदमी, हर गांव का और हर योगाहार से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता था और वो एक आपसे एक ऊर्जा लेना चाहता था। तो हमने जितनी कोशिश करी, जितने योगाहार के सदस्य, पूरे सदस्यों के पास सर फिर भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे हमारे योगाहार के सदस्य ऐसे रह गए जहां आपको ले जाना था या उन्हें आपसे मिलवाना था, तो वो चीज रह गई। तो हम तो चाहेंगे सर कि आप जब भी आए तो एक हफ्ते का नर्मदापुरम का कार्यक्रम अवश्य बना के आवे। और सर इतनी ऊर्जा मिली कि हम अब इसका समय कम पड़ जाएगा अगर पूरी चीजें बताने लग जाएं। हमने एक एक सर इस योगाहार कार्यक्रम से जो चीजें सीखी और वो आपके सामने रखी, कैसे ट्राइकोडर्मा लगते हैं, ट्राइकोडर्मा बनाई हमने, कैसे फंगिसाइडों को तैयार किया। एक महाराष्ट्र में हमारे डॉक्टर दुबे जी ने उसकी दीप ज्वलित किया था कि ये फंगिसाइड पूना में जाके सीखें। और हम लोग जब सब लोग गए और पूना में वहां जाके सीखे और वहां से आने के बाद मेहरा साहब ने यहाँ बहुत जगह क्लासें करवाई और मेहरा साहब इस तरीके से लगे रहे लीडर बन के हमारे पीछे कि ये सीखना ही है। आज हम लोग ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बासियाना सभी के कल्चर बढ़ाने लगे हैं सर। हमने देखा है सर, आपको दिखाया कि हमने वर्मा जी ने हमें जो फेरोमोन ट्रैप से कैसे कंट्रोल करना और वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई। कितने सारे जो जैसे पौधे हैं अपने सदन के द्वारा जो मिले वो पौधे हमने दिखाए। बहुत सारी ऐसी सदन की जो जानकारियां थी जिनका हमने हमारे खेतों में उपयोग किया और वो चीजें भी आपको दिखाई। हमने हमारे यहाँ के स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और जो बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ सभी से आपको कराया। और यहाँ भारत सरकार का जो सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो आपको दिखाया, वो बहुत आपको पसंद भी आया। यहाँ के जो छात्र हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों को इकट्ठा करने में दिक्कतें आती थी, लेकिन अब इस योगाहार के कार्यक्रम और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत हमारे जिले में रुझान
बढ़ रहा है। इस रुझान को बहुत आगे तक ले जाने के लिए सर आपके आशीर्वाद और सहयोग की हमेशा इस योगाहार के प्रत्येक सदस्यों की जरूरत रहेगी। और हम चाहेंगे कि इस जिले में सभी व्यक्तियों की ऊर्जा मिले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ विशेषता रखता है सर वो, और उसकी जो क्षमताएं हैं उनका अगर यहाँ उपयोग हो जाए। अब जैसे इस बार आप आए तो मिट्टी परीक्षण का एक नया वो आया, सांप सीढ़ी से बच्चों ने काफी अच्छा सीखा। तो ये सब नए हमारे लिए अनुभव हैं, और आगे चल के ये खेती के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। आज भी लोग जिस चीज की पूर्ति नहीं है उसको अधिक मात्रा में डाल लेते हैं, और उससे अपनी जो मातृभूमि है वो खराब हो रही है। ये सारी चीजें, कार्बन को पहचानना, ये सब किसान जब समझेगा तो जैविक की तरफ अवश्य बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, आपसे हमने सीखी, और हम बहुत आपको शायद दिल से धन्यवाद देते हैं सर कि आपने हमारे नर्मदापुरम में अपना जो जन्मदिन का जो समय विशिष्ट होता है वो समय आपने हमारे नर्मदापुरम को दिया। तो योगाहार के जितने हमारे नर्मदापुरम क्या पूरे योगाहार के सदस्य आपके ऋणी रहेंगे। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे पास बात इतनी है कि घंटों कम पड़ जाएंगे सर। जी प्रणाम सर। ओम। जी शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी के साथ मेरी जो यात्रा रही वो अपने आप में भी अनूठी रही, क्योंकि इनके साथ बुलेट की सवारी करने का अवसर भी मिला। और मैंने फिर हम कर रहे थे तो हमने कहा अब नर्मदापुरम में यह जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और का जो कार्यक्रम है वो बुलेट की तरह चले। ऐसा मैं ऐसे ही मेरे मन में शब्द आ गए थे वाणी में, और मुझे लगता है कि यह सपना भी धीरे धीरे साकार होगा। बुलेट की तरह आपने बुलेट में बैठाया, तो यहाँ पर भी बुलेट की तरह ही कार्यक्रम चलते हुए रोज नई ऊंचाइयों को छुएगा। और साथ ही हम आने वाले समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी संभावनाएं होती हैं, जो बेस बन गया है उस फाउंडेशन को और ऊपर जो अब मंजिल बननी है उसके ऊपर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे और कुछ नए नई चीजें आयाम जोड़ते रहेंगे। और ऐसा करते हुए बहुत सुंदर शरद जी के वहाँ लास्ट में प्रवास था, उनके वहाँ भोजन अ, रूपी प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया। और मैंने तो यह भी कैसे कह दिया कि मेरे लिए 2 बाटी पैक भी कर देना। तो वो अगले दिन भी हम बाटी पैक खाया, और अगले दिन तक भी वो स्वाद हमारे उसमें वो रहा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका और कंचन जी का। जिस प्रकार से आप सबने सम्मान, स्नेह दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बिल्कुल यादगार रख आगे आगे का जी, जी धन्यवाद सर। मैं भी यही बात कहने वाली थी कि आपने आहार और पौष्टिक पोषक आहार पर आपने बोला ही नहीं था, तो बस आपने लास्ट में बोल ही दिया है कि जो आपने आहार लिया हुआ शरद भैया किया तो बोल रहे थे मिलेट्स के ऊपर के सब व्यंजन बनाए थे। तो ये सुंदर भोजन की थाली आपके लिए प्रस्तुत हुई, बहुत सुंदर। हमने तो बस वहीं से आस्वाद ले लिया, शरद भैया के मिलेट्स के हुए व्यंजन बनाए हुए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शरद भैया आपको, और बहुत सुंदर आगे हमारे मैं हम बहन जी एक दो शब्द और बोलना चाहता हूँ अगर आप देंगे तो। जी, जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपका ही है ये सदन। जब पवन सर आए तो पूरे योगाहार के प्रत्येक सदस्यों की याद आई हमें, और ऐसा लगा कि सारे सदस्य हमारे यहाँ फिर से होने चाहिए था। और अगर पवन सर के साथ पूरे योगाहार के अगर सभी सदस्य होते तो हमें और भी बहुत अच्छा लगता। और कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रत्येक सदस्य देता है, और वो ऊर्जा को हम लोग संभाल पाते और संभाल के रखते। ये बस इतना ही कहना था जी। हो जी, जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद शरद भैया, और आपने विचार पूरे सदन का किया। हमारे सबके बारे में सोचा था, बढ़िया। आगे आदरणीय
श्री लक्ष्मी नारायण जी ने हैंड राइज किया है जी, आप परिचय के साथ। जी लक्ष्मी नारायण जी। जी माइक ऑन कीजिए। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। जी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बालक को हमने एग्रीकल्चर दिलवाया है, तो वो इंग्लिश मीडियम में था, तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में कराया है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसमें मैं पूछना चाह रहा था क्या किया जाए। थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। जी आदरणीय पवन कुमार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने प्रश्न को सुना नहीं, शायद कुछ डिस्टरबेंस था, कुछ जी प्रश्न एक ये बार बात। रही है सर। हाँ, जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बालक को एग्रीकल्चर का विषय दिलवाया है। वो इंग्लिश मीडियम में था, तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में है, तो वो हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा नहीं रहे, तो उसको समस्या हो रही है। और दूसरा प्रश्न ये था कि धान लगाई है, उसमें आजू बाजू के जो खेत हैं, उसमें से अपने खेत में माहू आ गई है, तो उसके लिए क्या निदान किया जाए। दो सवाल थे मेरे। जी, आपका परिचय किस जनपद, कहाँ? जी लक्ष्मी नारायण खेरोनिया, बाड़ी जनपद से हूँ मैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। तो एक तो आपने प्रश्न किया, आपका जो पुत्र है उनको एग्रीकल्चर में पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, इस वजह से। अंग्रेजी में तो हाँ, अंग्रेजी से पढ़ रहा था अभी। हाँ, तो अब उसको हिंदी में वैसे पढ़ा तो रहे हैं। हिंदी से पढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन हिंदी उसको टफ लग रही है अभी। क्लास कौन सी है क्लास? 11th। 11th में पढ़ रहा है। जी और जी इसका तो मेरे पास कोई समाधान नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ की उनकी कैसी परिस्थिति है। अगर आप दूसरे जनपद में जहाँ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं या दूसरे इस कॉलेज में उसका दाखिला अगर करते हैं, तो जहाँ पर छात्र को कंफर्ट रहे, उसकी जिज्ञासा कृषि के प्रति होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि छात्र क्या करना चाहता है। आप उसके साथ बातचीत करिए कि वो कृषि में उसका रुचि है या नहीं है, वो कोई और नहीं, अपन क्या है कि खेती सेक्टर। करने वाले हैं, तो अपन को उसी फील्ड में लेके आना है, तो उसकी इच्छा वैसे भी खेत आना जाना, रुचि तो है। तो बात कराऊं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जी अभी नहीं, अभी नहीं। अभी अलग से ओके। आप उससे संपर्क कर लीजिएगा, और भी कोई सदस्य मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो उनका जी आप जी ओम। जी नीलकंठ ओम। तावड़े भैया हैंड राइज किया है ओम। आप। जी ओम ML जी गौर। जी 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 गौर सर। मेरे साथ भी एक ऐसा ही 2 साल पहले एक केस मेरे परिचित थे उनका था। तो वो हमारे पवारखेड़ा में भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, शरद भैया जानते हैं। तो पवारखेड़ा स्कूल में एडमिट कराने के पहले वही 10th से 11th में जब एग्रीकल्चर दिलाने वाली बात आई, तो उसमें 2 रास्ते, मैं भी साथ में गया, टीचरों से इंटरेक्ट किया। वहाँ की एक मैडम थी, बोले मैंने भी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम से इधर लेके आई हूँ। तो उसके लिए, चूँकि हिंदी एक ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है कि उसको मतलब समझना तो बोले वो बिल्कुल समझ जाएगा और सीख भी जाएगा। सिर्फ उसकी राइटिंग पावर बढ़ाने के लिए ही काम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी आदमी समझ नहीं पाता है। ये है कि थोड़ी कठिन लिखने में ज़रूर लगती है इंग्लिश मीडियम के बच्चे को। तो आप अगर संभव हो सकता है तो उसको जो लेक्चर है हिंदी के, उसको क्योंकि नोट करना, पूरी क्लास अटेंड करना, और हिंदी मीडियम के बालक को ही एक अलग से ट्यूटर लगाया जाए, जिससे कि वो सारी चीज़ को समझ सके
और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि उसको विषय बदलवाया जाए, क्योंकि अगर वो हिंदी लेके अगर उस विषय को पढ़ा तो उन्होंने, मैडम ने मुझे जो सजेस्ट किया था उस परिवार के उस बच्चे को, कि कुछ शब्द तो अंग्रेजी के ऐसे होते हैं जो कि रोमन मतलब उसमें भाषा में लिखा जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा हिंदी में लिख सकते हैं। उसके लिए हमको हिंदी के शब्द लिखने आना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी का हम ट्राइकोडर्मा इंग्लिश में लिखने के बजाय ट्राइकोडर्मा हिंदी में लिख दें उसको, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए शायद अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं तो उन्होंने साफ कहा था कि विषय बदल के इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में मैं पवन सर को बताना चाहूँगा कि जो जितने एग्रीकल्चर के सरकारी स्कूल हैं हमारे यहाँ के, वो सब हिंदी मीडियम के हैं। हो सकता है जो सीनी मालवा अपन गए थे वहाँ एक विषय है जो एग्रीकल्चर के बच्चे थे, अपन ने पूछा नहीं था कि उसका मीडियम क्या है। ऐसे अगर प्राइवेट स्कूल बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर की फैकल्टीज़ है, तो अगर या तो ऐसे स्कूल में ही रखवाया जाए। सीनी मालवा जो रायसेन से आप हैं, सीनी मालवा में एक स्कूल है जो कि फैकल्टी उसके पास एग्रीकल्चर की है, प्राइवेट स्कूल है, और उसका मीडियम क्या है वो हम जानकारी नहीं ले पाए थे, हम आपको जानकारी लेके दे सकते हैं। जी ओम। जी धन्यवाद गौर साहब। और मुझे लगता है लक्ष्मी नारायण जी का समाधान हुआ। आगे हम प्रदीप राज वर्मा जी के पास चलते हैं। जी प्रदीप राज वर्मा जी, स्वागत है ओम, आपका। सदन को सादर प्रणाम। और हम बहुत बहुत आभारी हैं पवन सर के और पूरे योगाहर के सब सदस्यों का, कि जो हमारे साथ यात्रा में नहीं भी थे किंतु हमारे कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे, और हम महसूस कर रहे थे कि वो और साथ होते तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पवन सर ने जैसे अभी बताया कि उनका कार्यक्रम सिर्फ एक जगह पौधा रोपण करने का था, और हम लोगों ने उनको एक प्रकार से मजबूर किया कि सर नहीं, आपको तो हमारे यहाँ पौधा रोपण करना ही पड़ेगा। और सर सहज उन्होंने स्वीकार भी किया और बहुत अच्छे से पौधा लगाया। उस पौधे को जब हम रोज देख रहे हैं तो हम पवन, लगता है कि पवन सर हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं आकर यहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा है हमको अभी रोज, क्योंकि हमने घर के सामने ही लगाया है पौधा, और घर के सामने जब लगाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको देख के। रोज पवन सर की याद आती है, रोज योगाहार कार्यक्रम की याद आती है, और इच्छा होती है कि ऐसी यात्राएं और निकले। तो उसके लिए मेरे मन में कुछ विचार आए थे, मैंने इस तरह की और भी यात्राएं की हैं, तो मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगा। हम जैसे अभी यात्रा करी थी तो हम गाड़ी से यात्रा करी थी हम लोगों ने, और अगली बार हम एक सप्ताह की यात्रा रखेंगे, और कुछ यात्रा पैदल जरूर करेंगे, कि पैदल यात्रा का जो प्रभाव पड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है और लोग बहुत जल्दी उससे जुड़ते हैं। पैदल यात्रा में ज्यादा नहीं करके हम 10 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे, 4-5 गांव लेंगे, तो एक साथ ना चल के हम 4-5 ग्रुप बनाएंगे, और एक टोली एक गांव में जाएगी, दूसरी टोली दूसरे गांव में जाएगी, और वहां जाके सभी ग्रुप एक सा पहले से हम एक डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या सीखना है। हम एक सिलेबस टाइप बना लेंगे, सिलेबस बना के, और हर जगह जो हमारे 4-5 लोग रहेंगे पैदल यात्रा वाले, मैं किसी गांव में रहूंगा, आप किसी गांव में रहेंगे, और वहां जाकर हम सब एक सा ही प्रशिक्षण सबको, मतलब एक सा ही सीखने के लिए बोलेंगे। सांप सीढ़ी या उससे मिलते जुलते कुछ खेल और बनाए जाए, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हम जहां भी जाएंगे 2-3 फलदार पेड़ हम जरूर लगाएंगे अब, और उन फलदार पेड़ों को जो है वहां के किसी व्यक्ति को गोद ले लेने देंगे कि भैया ये आप इस पेड़ को गोद लीजिए, और हमारी यात्रा को हमेशा याद रखिए, याद रखेंगे भी वो लोग। और उसका हम फीडबैक भी लेते रहेंगे, जिसको भी पेड़ रहेंगे किसी व्यक्ति विशेष ही गोद लेगा उसको, तो जहां भी रहेंगे अपन उनको फलदार पेड़ लगाएं, ताकि हमारी यात्रा के जब कुछ साल बीत जाए तब भी वो हमें याद रखेंगे, और उस यात्रा से कुछ प्रेरणा लेके कुछ काम शुरू करेंगे। शाम को हम किसी जगह नहीं रुक के गांव में किसी मंदिर
या धर्म मतलब पंचायत भवन जैसी जगह में रुकेंगे। हर गांव में एक मंडल होता है, रामायण पाठ करेंगे, शाम को कुछ यात्रा का वृत्तांत करेंगे और शाम को भोजन जो है हम खुद मतलब बनवाने में सहयोग करेंगे। कुछ सामग्री भी अपने पास से हम चाहेंगे तो कि उनको दें और बनाएं, क्योंकि 4-4 5-5 लोग एक एक गांव में रुकेंगे और रात में हर आदमी पूरी यात्रा एक जगह इकट्ठी होकर हम यात्रा करेंगे। यात्रा में कम से कम हम एक आदिवासी बहुल गांव जरूर लेंगे। वहां जरूर हम कोशिश करेंगे कि आदिवासी और महिलाओं को इस यात्रा में ज्यादा जोड़ें। और रोज नहीं मतलब कम से कम हम 1 सप्ताह का कार्यक्रम जरूर बनाएं। रोज यात्रा वृत्तांत लिखें और उसमें उन लोगों का नाम जरूर उल्लेख करें। शाम को मतलब मिनट बनाए लेंगे कि आज यात्रा करी, आज यात्रा में फलाने गांव में फलाने व्यक्तियों को हमने हमारे यात्रा में साथ रहे और उन्होंने फलाना योगदान भी दिया हमको। तो उससे क्या होगा कि हम बना लेंगे और बहुत आसान सा काम है, मोबाइल पे उसके बना के और उसके मिनट्स बना के उनको देंगे भी, ताकि उनका जब नाम आएगा तो उनमें और उत्साह पैदा होगा। और पूरे योगाहार क्लास पूरे के सभी सदस्यों को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि फिर से कुछ 1 सप्ताह का कार्यक्रम जब भी मौका मिले, क्योंकि देखिए हम जब फसल बोते हैं ना तो कुछ फसल के बोने के टाइम, काटने के टाइम तो बहुत व्यस्त होता है, कोई किसान या कोई नहीं निकल सकता। किंतु कुछ समय ऐसा होता है बीच का जब फसल परिपक्व होने की दिशा में होती है तो किसान समय निकाल सकता है यात्रा के लिए भी। उस समय को हम चिन्हित करेंगे और उस समय यात्रा करेंगे। इतना ही मेरा सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने संवाद किया। आगे आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी से सादर आमंत्रित करते हैं। जी नीलकंठ भाई साहब, आपने हाथ उठाया है जी। चलिए आगे दिनेश सेमवाल जी भाई साहब जी। जी आदरणीय धन्यवाद दीदी जी और सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम, सुप्रभात पुनः। और सुंदर चर्चा चल रही है नर्मदापुरम की। मैं जब आदरणीय पवन सर बता रहे थे तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था, हालांकि उसका उत्तर मैं जानता भी हूँ कि नर्मदापुरम की यात्रा से हनुमान फल का क्या कनेक्शन है। तो मैं केवल एक मतलब मनोविनोद के लिए ये प्रश्न कर रहा था। हालांकि आदरणीय सर ने कहा है कि यात्रा बुलेट की तरह हुई और मिलेट्स का व्यंजन हमने खाए। तो बुलेट की यात्रा और मिलेट्स तक के पहुंची है, वैसे ये यात्रा वास्तव में इसमें में पूरा सारांश है कि पवन वेग से जो यात्रा हुई है, हम मिलेट्स को और जैविक पदार्थों को, जैविक खेती को बुलेट्स की गति से आगे बढ़ाएं। और एक प्रश्न आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी का था, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपना प्रश्न अपना मोबाइल नंबर हमें प्रेषित करें तो मैं उस बालक से बात करना चाहूंगा। जी जी और जी धन्यवाद। आप सर अपना मोबाइल नंबर हमें दीजिएगा या रंजना दीदी को दीजिएगा और हम बात करेंगे। जी और अभी करेंगे मोबाइल नंबर दीजिएगा सर ना, मोबाइल नंबर तो बात में करेंगे, बाद में बात कर लेंगे। जी मोबाइल नंबर बताइएगा फिर पहले। 88 1 मिनट जी 88 48 48 नहीं 8878 78 जी 041 041 777 777। जी सर, जी धन्यवाद सर, आपसे वार्तालाप करेंगे। जी जी और जी तो मैं पुनः इस यात्रा की तरफ वापस आता हूं और आदरणीय सदस्यों से ये भी मैं एक सूचना साझा करना चाहता हूं कि जब से नर्मदापुरम की पहली यात्रा हमने करी और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से बहुत सारी घटनाएं अच्छी दिशा में आगे बढ़ी हैं
और बात तो धन की बहुत पूछी बताई नहीं। जी 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 नारायण सर, आप अनम्यूट हो जाए, म्यूट हो जाइएगा, माइक ऑफ कर नहीं दीजिए। मैं जी जी धन्यवाद। और ऐसा नहीं कि ये यात्रा नर्मदापुरम तक निकली और वहीं इसका असर हो रहा है। चहुँ दिशाओं में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे इसके व्यापक असर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी चर्चाओं की जो यात्राएं हैं उससे भी कई बातें सामने आ रही हैं और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी इस मंच पर जल्द ही उपस्थित होंगे समय समय पर। अभी संभवतः अगले हफ्ते तक एक ऐसे व्यक्ति इस मंच पे आने वाले हैं जो कि योगाहार के सदस्यों के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक यात्रा के माध्यम से ही लोगों ने कुछ कार्य करे हैं और खासकर जो कीट नियंत्रण से लेकर के सफलताएं पाई हैं। तो आने वाले संभवतः अगले हफ्ते तक ऐसे कुछ सदस्य उपस्थित होंगे और वो योगाहार की यात्रा के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से सीधे तौर पे ऑनलाइन अपने को जोड़ा भी नहीं है, लेकिन फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने योगाहार का संकल्प लिया है और वो कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम थोड़ा दर्शाने वाले, कुछ बताने वाले उदाहरण पेश कर सकेंगे तो हम योगाहार के मंच पर उपस्थित होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कि योगाहार के तासीर को, इसकी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत बहुत मंगलकारी है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और दूर से और नज़दीक से। तो जो यात्रा आदरणीय पवन सर ने की है, आदरणीय नर्मदापुरम के सभी निवासियों ने की है, इसका जो वेग है, आवेग है और जो इस प्रसार है, माँ नर्मदा की कृपा से काफ़ी सफल आगे हमें दिखेगा। जी धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर। और बहुत सुंदर आपने नर्मदापुरम के यात्रा के बारे में बताया, संक्षिप्त रूप में बताया, सूक्ष्म रूप उपस्थिति में बताया। और आगे आदरणीय श्री रघुवंशी भैया, रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आपके ये 2 दिन की यात्रा के बारे में। जी, यात्रा बहुत सुंदर रही और ऐसे प्रयास भविष्य में और भी किए जाने चाहिए और रूप बदल कर ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अभी हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदीप भैया ने बताया कि हमें कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया बीच में लेके आने पड़ेंगे, जिसमें लोगों की रुचि उसके तरफ बढ़े। और जैसे अभी हिबड़े बाज़ार का था, तो अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है। तो अभी क्या है कि एक थोड़ा-सा एक ऐसा मार्केट भी डेवलप किया जाए, तो जिसमें यदि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किसी के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसके पास एक ऑप्शन रहेगी, उसका ठीक रेट में ट्रेड हो जाएगा। तो एक बड़ा स्तर पे तो नहीं, लेकिन अभी छोटे स्तर पे एक प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरीके से संगठित होके और सारे फार्मर जो अभी नर्मदापुरम के हैं और या बाकी सज्जन जो बाहर से जुड़े हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर बिहार से भी है, तो वहाँ पे उस एक लोकल लेवल पे जहाँ पे भी 40-50 किलोमीटर के दायरे में एक छोटा-सा हाट मंडे या संडे ऐसा जो भी वो टाइम डिसाइड कर लें, तो उस दिन एक लगना चाहिए। तो जिससे क्या है कि ऑर्गेनिक से लोगों की पहचान होगी और बृहद स्तर पे, क्योंकि ये बात तय है कि कभी भी जीवन में ऐसा होने वाला नहीं है कि पूरा विश्व ऑर्गेनिक हो जाए या सिक्किम एक राज्य ऑर्गेनिक हुआ है, तो वो एक छोटा-सा प्लेस है, लेकिन बृहद स्तर पे अगर इस ड्रीम को हम देखें कि समस्त विश्व में या समस्त भारत ऑर्गेनिक हो जाए, ये संभव ही नहीं है। हमेशा इसकी कमी बनी रहेगी, लोगों को इसी तरीके से जगाना पड़ेगा। मैंने बहुत डीप में इसका अध्ययन किया है, तो ये तो बहुत ही हमेशा ऑर्गेनिक जो ग्रोअर हैं, जो जैविक पैदा करने वाले किसान हैं, वो हमेशा डायमंड के रूप में रहे हैं, थे और रहेंगे। क्योंकि अभी इतने स्तर पे हमारे पास बायोमास भी नहीं है और गोधन भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो है ना, जो नंदी को बाहर किया है, अभी हम ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं, ब्रह्म राक्षस। अभी ट्रैक्टर का वजन होता है 27 कुंटल के आसपास, 2 टन से ऊपर होता है। तो अभी ये जब खेत में जब चलता है तो पोरोसिटी भी खत्म करता है। तो जब तक नंदी वापस नहीं आएगा, वो जैविक खेती की संकल्पना कहीं न कहीं अधूरी रहेगी। तो
छोटे स्तर पे जो लोग हैं जहाँ जैसे कर रहे हैं वो करते रहें, और एक छोटा सा एक हाट उसकी स्पेशलिटी अलग ही दिखे कि हाँ ये ऑर्गेनिक ग्रोअर लोग हैं, ये ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। तो अभी चेतना जागने में समय लगेगा, बहुत काफी लंबी यात्रा है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जितने भी किसान हो, 10 हो 15 हो, आपस में संगठित हो जाए जिले में और एक हाट जरूर लगाए। तो उससे क्या प्रोड्यूस लोगों को जब तक टेस्ट नहीं लगेगा ना, किसी चीज की लत डालनी पड़ती है लोगों में। अभी आप जितनी गुटखा फैक्ट्रियों को देखेंगे, जितनी भी जो गुटखा प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लोगों को दुकान पे फ्री सैंपल दिए थे, लोगों को लत लगाई थी आर्सेनिक की। आज ये है कि हमारा हिंदुस्तान करोड़ों रुपए के गुटखे खा के थूक देता है। क्यों? क्योंकि उसकी लत लग गई। ऐसी ऑर्गेनिक की जब टेस्ट लोगों के मुंह में जाएगा तो डेफिनेटली इसकी डिमांड क्रिएट होगी और एक अच्छा रेट हमारे किसान को मिलेगा। और हमारे किसान को, सब विधा को थोड़ा सा जैव विविधता पे भी अपने फार्म पे काम करना बहुत जरूरी है। जी ओम। आदरणीय रामकृष्ण जी, मेरा एक प्रश्न रह गया था, जवाब नहीं आया। जी प्रश्न दोहरा दें। मतलब मैं जैविक खेती कर रहा हूँ 10-12 साल से, अभी तक रोग नहीं आया था। पहली बार धान लगी है, उसमें माहू और ब्लास्ट दोनों आ गए हैं। उसके लिए कुछ बताएं। माहू और ब्लास्ट आसपास ये देखें, आपके खेत के 4-5 खेत के आसपास एरिया में किसी ने सरसों बोई थी क्या? नहीं, सरसों नहीं बोई। चने का खेत था कोई? हाँ, चने के तो थे। हाँ, तो चने के खेत में एक राई और सरसों के पेड़ जहां तहां उगते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका जो वाहक है, जिसमें उसके अंडे फलते फूलते हैं, जिसके स्ट्रॉ के अंदर, वो सरसों और राई के अंदर होता है। तो अगर जी। आया है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वो एक लिमिट है। और उसके लिए आप छोटा सा एक फार्मूला नोट कर लें। जी। एक मिनट में आपको दे रहा हूँ, एक फार्मूला नोट कर लें आप। 2 ग्राम हींग, ये आदरणीय हमारे शरद भैया ने हमको बताया था और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में, इसको डाल के और स्प्रे करें तो वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप है ना अगर कॉपर वाला छाछ है आपके पास, तांबे का लोटा डाल के आप छाछ को 3 दिन रखें और उसका स्प्रे करेंगे ना, तब भी अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मार्केट नहीं कर रहे हैं आपका? नहीं, हम लोग तो यहाँ मैंने शुरुआत करवा दी थी इटारसी में, तो अभी भी हमारे जी। कुछ राकेश गौर जी हैं, ये लोग हैं, वो उस मार्केट को चला रहे हैं। हमने शुरुआत करवा के और संडे टू संडे हमारे खेत का प्रोड्यूस ले जा लेके 1 साल तक उस मार्केट को रनअप किया। अब भी ये बाकी लोग संभाल रहे हैं। मुझे तो क्या फार्म डेवलपमेंट से फुर्सत नहीं मिलती और मेरे दूसरे काम भी बहुत सारे हैं। हमारा प्रोड्यूस लगभग घर से ही चला जाता है, तो हमें बेचने की भी जी। इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। जो हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए हैं, जो हमारे फार्म हाउस विजिट करने आते हैं, वो अब ऑब्वियसली आप जहाँ जाओगे, जहाँ पर देखोगे, आपके आंख के सामने हो रहा है, आप वहीं से खरीदना पसंद करोगे। तो इस प्रकार से खुद की अपनी ग्राहकी भी हो जाती है ना। अभी भोपाल हाट आया था मैं, वहीं पे हूँ। हाँ, भोपाल हाट भी कभी जभी हम अटेंड कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन रेगुलर तौर पे अभी हम इटारसी का उन लोगों को सौंप दिया है, जो नई टीम आई थी पीछे वाली। हाँ, वहाँ वो लोग जाते हैं, जाने को जो भी ऑर्गेनिक फार्मर है वो जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि अब हमारा तो प्रोड्यूस ऐसे चले जाता है, तो ऐसे जो नए लोग हैं उनको भी स्पेस मिलेगा। जी। और फिर इसके क्योंकि बाद अपनी क्या? मुलाकात शायद हरेरा फार्म में हुई थी। जी, हरेरा फार्म गए थे आप? अरेरा कौशल सर फॉर्म, ने जो लगाया था। हाँ गए थे ना, गए थे। हाँ ठीक है, वहीं मुलाकात हुई थी। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू। जी धन्यवाद रघुवंशी भैया, और धन्यवाद आपका लक्ष्मी नारायण जी। जी। हाँ, तो कृपया अभी माइक भी आपका बंद करिएगा। और आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब जी, उनको सादर आमंत्रित करती है कि आप 2 दिन की योगाहार यात्रा में शामिल थे, आप भी अपने अनुभव साझा करिए। जी। जी, सदन को नमस्कार। ओम। 2 दिन की योगाहार यात्रा बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार रही। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
लेकिन मेरा विचार है कि जब तक किसान को उसकी आर्थिक स्थिति मतलब कोई चीज का मूल्य नहीं मिलेगा, कोई चीज का उसको फायदा नहीं होगा, तब तक तब तक वो किसान आगे इन चीजों में बढ़ने के लिए बहुत मतलब प्रोत्साहित नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है कि आर्थिक रूप से किसान को जब तक ज्यादा लाभ नहीं होगा, उसके लिए मेरा थोड़ा सा ये सुझाव था कि सब लोगों को मिलके जो संपन्न आदमी हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो उनके लिए एक मार्केटिंग का इसका अलग एक सिस्टम बनना चाहिए। मार्केटिंग का सिस्टम, क्योंकि किसान है ना, मार्केट में मार्केटिंग करने में थोड़ा पीछे है। या पतंजलि कोई प्रोड्यूस खरीदे इनका, जो किसान जैविक कर रहे हैं। जब तक जैविक किसानों को उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक जैविक किसान इसमें प्रोत्साहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है दूसरी उसके कारण। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद अशोक भाई साहब। और आगे हमारा सदन का समय हो रहा है क्योंकि 8:30 बज रहे हैं। आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी आपका स्वागत है। जी सदन को प्रणाम। और आज प्राकृतिक जैविक खेती जन जागरण यात्रा के बारे में लगातार चर्चा हो रही थी और अपने अपने अनुभव हमारे साथी मित्र बता रहे थे। और मैं क्योंकि परम पूज्य स्वामी परमादेव जी की तैयारी में था, इसलिए बैठ के बात नहीं कर सका। और मैं सबको सुना मैंने। आदरणीय पवन जी ने जो प्रस्ताव दिया है, आदरणीय सदत जी ने, रामकृष्ण रघुवंशी जी ने, रमेश चंद्र मेहरा जी ने, प्रदीप राज वर्मा जी ने, अशोक भैया और हमारे ML गौर साहब वगैरह सभी ने जो हमारा अनुभव रहा है व्यवहार यात्रा का, मैं एक दिन का एक अभी छोटा सा कार्यक्रम तय किया था और वो मन से हो गया था कि आदरणीय पवन सर जी का जन्मदिन है तो ऐसा कर लेते हैं, एक यात्रा के रूप में ले लेते हैं। और जब यात्रा की चर्चा की तो इतने ज़्यादा प्रस्ताव आए किसानों के, हमारे सभी नर्मदा पुरम के सभी किसान भाइयों को, योगहार परिवार के सदस्यों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ, उनकी भावनाओं को नमन करता हूँ कि इतना सब जो है इतने प्रफुल्लित थे और इतने उत्सुक थे कि आदरणीय पवन जी, पतंजलि के सभी भाई हमारे यहाँ आ जाएं, हमारे यहाँ आ जाएं। सभी ने पौधारोपण कराया। देखिए एक संदेश भी गया है और लगातार हम सब प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, एक एक पोस्ट डाल रहे हैं, रोज एक पोस्ट हम डालते हैं, आप लोग भी एक पोस्ट डालें। उसमें जन्मदिन पर अगर वृक्षारोपण करने का नियम बना लिया, जैसे केक काटने का नियम है, मोमबत्ती बुझाने का नियम था, ये अंग्रेजों की जो नकल थी, उसको हम बंद करके, और अगर हमने पेड़ लगाने का काम कर लिया, हमने गौ पूजन का काम कर लिया, हमने खेत का पूजन का काम कर दिया शुरुआत, तो शुरू तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। यह योगाहार कार्यक्रम से शुरू हो जाए तो ये अच्छा है, ये नवाचार हुआ है। जगह जगह सभी ने पेड़ लगाए हैं और बच्चों से संवाद किया, छात्रों से संवाद करने में भी बहुत आनंद आया। अपनी बात रखी और सबने बड़े ध्यान से सुना। जो यात्रा थी वो बहुत कम समय की अधिक यात्रा हो गई थी। थोड़ा सा हड़बड़ भी रही कि अब वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इसको भी हम आगे जहाँ यात्रा करेंगे उस पर ध्यान देंगे कि हमें एक कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स कार्यक्रम नहीं रखना है, कुछ समय बचा के कि आराम से हम बात कर सकें, मिलजुल सकें, सबसे संवाद कर सकें। बहुत ही अच्छा लगा। चाहे वो राम जानकी मंदिर सिवनी मालवा के सभी हमारे भक्तगण, वहाँ के ट्रस्ट के सभी भाई बहन आए, उन्होंने सम्मान किया, पौधारोपण कराया, दर्शन कराया, पूजन कराया, तो सभी उत्सुक थे। ये भावनाएं हमारे भारतीय शिक्षा संस्कृति और परंपरा की हैं जो बनी रहीं और आदरणीय पवन जी के जो जन्मदिन को एक ऐतिहासिक बना दिया, उन सब भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। छोटे से निवेदन पर मेरे और इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया और हमेशा हो जाता है। शरद जी भैया हों, चाहे रमेश मेहरा जी हों, चाहे हमारे सभी भाई ये कह देते हैं कि कुछ भी काम करिए, हम सब लोग मिलके करते हों और कर रहे हैं और हो भी रहा है सफल। तो मैं ये जो आदर्श ग्राम योजना जैविक जिला नर्मदापुरम बनाने की जो प्रयास है,
प्राकृतिक खेती हर किसान 1 एकड़ में करे, हर घर में एक गौ पालन हो, बच्चों में भारतीय शिक्षा और संस्कार आए, इस उद्देश्य को लेकर के जो यात्रा निकाली जा रही है, लगातार एक हर कार्यक्रम जो चल रहा है वह अत्यंत ही आप लोगों के सहभागी और सहयोग के कारण चल रहा है, स्वैच्छिक रूप से चल रहा है। ऐसा कार्यक्रम जो में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसा करते रहें और आगे एक योजना भी बना लें कि अगला कार्यक्रम हमें कब कहाँ करना है। मैंने आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी से बोला था, चूंकि थोड़ा सा 4 तारीख तक परम पूज्य स्वामी परमादेव जी यहाँ पधार रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। वो विदिशा 3 तारीख को रहेंगे, 4 को टीकमगढ़ रहेंगे, 5 को दमोह रहेंगे। तो 3 दिन की थोड़ी सी तैयारी इसमें हम चाह रहे हैं कि किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिले, चर्चा भी हो, तो इसमें थोड़ा सा मैं व्यस्त रहूँगा। 5 तारीख के बाद फिर हम कहीं जबलपुर की यात्रा या जहाँ की भी हो, महाराष्ट्र हो चाहे जहाँ जहाँ से भी प्रस्ताव आए हों, यात्रा कर ले। कोई ज़्यादा व्यय की चिंता ना करें, ना कोई ऐसा ज़्यादा व्यय होता है। आपस में हम सब, जैसे हमारी 10 कारें हो गई थी, सब लोग आए और सब 7-5 की लाठी एक जने का बोझ, यानी अपनी अपनी गाड़ी में अगर एक दिन का सहयोग लोग कर देंगे तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सदन से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपना प्रस्ताव दें कि ये मेरी तहसील में हो जाए एक यात्रा। फलाने के जैसे पाटन तहसील है, भगवान दास कुशवाहा जी की उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं। सभी लोग मात्र 1-2 लोग बाहर से आ जाएंगे, बाकी पाटन तहसील में मुख्यालय पर सबको हम आमंत्रित कर लें आप, और वहाँ से अपन एक जगह इकट्ठे होकर के जो कार वाले हैं उन कार वालों को आमंत्रित कर लें कि आपको हमें 1 दिन का समय देना है। जो 1 दिन का समय दे सके, जो आधे दिन का समय दे सके, उनको चिन्हित करके सबको बुला करके सब गाड़ियों पर स्टिकर और झंडा लगा करके और हम आगे चलेंगे। अब जाना कहाँ है ये हम निर्धारित कर लेंगे, फलाने के किसी फार्म पर जाना है, ढकाने पे जाना है, इस स्कूल में मिलना है। बस इतना कार्यक्रम करने पर क्या होगा कि इसका प्रचार, अभी तो हम जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना मैसेज दे रहे हैं वो समाज को कि इस प्रकार की यात्रा की जा सकती है। सरकार का ध्यान भी हम आकर्षित कराना चाहते हैं, इसका उद्देश्य ये है। तो जबलपुर में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, फिर कहीं अन्य तहसील में भी कर सकते हैं। ऐसे मिला जुला के एक दिन की 2 दिन की यात्रा ऐसे कर सकते हैं। तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी हिचक के आप लोग योगाहार कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं कि कौन कराना चाहता है। जैसे एक यात्रा रंजना उन्होंने कल्पना खोटले ने भी कराई थी, अब वो उसमें थोड़ा सा उसका रूप नहीं बना पाए थे, उसमें एक ही गाड़ी थी, हम लोग थे, उसी को हम 2 अन्य लोगों को अगर बुलाते तो मुझे पता था कि ये यात्रा बन जाती। तो इस प्रकार की यात्राएं हमें वहाँ बनाना है ताकि हमारा मैसेज सरकार में और प्रशासन में और समाज में और देश में प्राकृतिक जैविक खेती, योग, आयुर्वेद, भारतीय शिक्षा और संस्कृति का मैसेज जाए, सनातन धर्म की हम बात करें तो ये अच्छा रहेगा। यही मैं, चूँकि आप लोगों को समय हो गया है और मैं पुनः अभी चूँकि योगाहार यात्रा का आभार मैंने ज्ञापित नहीं किया था और ऐसा विचार था कि योगाहार कार्यक्रम में ही सबका आभार ज्ञापित करूं, तो आज मैं उन सभी भाई बहनों का आभार हृदय से ज्ञापित करता हूं। उनके सपरिवार भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जो जन कल्याण के कार्य करते हैं, जो जनमानस का कल्याण करते हैं, फिर वो उनकी मदद करता है। और नियम है कि हम कोई आवाज़, जैसे हमने एक आवाज़ लगाई कि मारो, तो दीवार से आवाज़ आती है मारो, और मैं कहता हूँ राधे राधे, तो वहाँ से आवाज़ आती है राधे राधे। मैं कहता हूँ आपका कल्याण हो, तो बाहर से आवाज़ आती है आपका कल्याण हो। ये वापस आती है आवाज़। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो वापस हमारे लिए आते हैं, और आप लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, वापस अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे ही परिणाम आएंगे। सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप सब मुझे स्नेह देते हैं और कोई भी हम आप निवेदन करते हैं उसको सहज स्वीकार करके उसको भव्य बना देते हैं। आदरणीय पवन जी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो है यह कार्यक्रम में आपने 2 दिन का समय दिया, अत्यंत महत्वपूर्ण समय दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को, जिन्होंने आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करने का एक आप माध्यम बने और सब लाभान्वित हुए। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और बहुत सुंदर आपका लास्ट में उद्बोधन रहा, मार्गदर्शन रहा और बहुत ही प्रेरणादायक रहा सबके लिए।
और अभी हमारा समय हो रहा है, तो मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और सबका आभार, क्योंकि सब 5:30 से सभी भाई-बहन, महानुभाव सब जुड़े हुए हैं, तो मैं दिनेश सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, दिनेश भाई साहब मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, दिनेश भाई साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैं ही सबका आभार करा देती हूँ। चलिए, बहुत सुंदर आज की योग कक्षा रही। आज हमारे अ, बीच में आदरणीय योग योगाचार्य केवलानंद जी ने बहुत अच्छा योग कराया 2 दिन। बहुत सुंदर योग के बारे में जानकारी दी, प्रशिक्षण दिया हमें और बहुत ही आनंद आया। तो उनका भी मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ आज हमने मध्य प्रदेश में 2 दिन की योगाहार यात्रा हुई, उस पर चर्चा की, उस पर संवाद किया। सभी ने अपने-अपने बातें मन की बात बता दी। आप सभी का मध्य प्रदेश की पूरी नर्मदापुरम की टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और उनसे देखकर हम सभी भी प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसे योगाहार यात्रा का यात्रा कर सकते हैं और ये सुंदर कार्य में अपनी-अपनी भागीदारी निभाएँगे और आगे आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनूप सिंह जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय गणेश गौर जी, आदरणीय इंद्र कुमार पटेल जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय एम.एल. गौर जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी, आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, आदरणीय राजश्री पुष्पा जी, आदरणीय प्रकाश गौर जी, राकेश गौर जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय बहन वैशाली जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय योगार्डिंग से हमारे भाई और आदरणीय पवन कुमार सर, आज के हमारे योग शिक्षक, अन्य साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत-बहुत मनःपूर्वक धन्यवाद करते हैं। कल सुबह नई ऊर्जा के साथ सुबह 5:30 बजे